देखिए अपना टॉपिक है बायो पोटेंशियल। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है अपना बायो पोटेंशियल। बायो पोटेंशियल होता क्या है कि जैसे हम बात करें ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या है कि अपने कई सारे नर्व्स होती हैं, वेन्स होते हैं, या कई प्रकार के ऑर्गन्स होते हैं। तो ये ऑर्गन्स कहीं किसी न किसी सिग्नल से हमारे वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है, तो कोई ना कोई सिग्नल किया जाता है जो हमारा न्यूरल सिस्टम से कनेक्टेड रहता है। वो सिग्नल हमारे इंटरनल ऑर्गन्स से कनेक्टेड रहते हैं, या तो ब्लड वेसल से कनेक्टेड रहते हैं या सेल से कनेक्टेड रहते हैं। तो जो हमारे ब्लड वेसल्स या सेल हैं, तो कहीं ना कहीं इनके अंदर कोई ना कोई एनर्जी तो होती है ना, कोई ना कोई पोटेंशियल तो हो गई। जिस पोटेंशियल से ब्लड फ्लो हो रहा है, या सेल के अंदर कोई ना कोई वोल्टेज होगा जिससे हम चीज़ों को डिटेक्ट कर रहे हैं, या वो चीज़ें हमारी वर्क कर रही हैं। डेट इज कॉल्ड पोटेंशियल। बायो पोटेंशियल क्या होता है? बायो पोटेंशियल आर दोज पोटेंशियल दीज आर यूज फॉर द बायोकेमिकल एक्टिविटी। जो भी हमारे बायोकेमिकल एक्टिविटी में जनरेट हो रहे हैं वो हमारे क्या होंगे? बायो पोटेंशियल होंगे। जैसे सिंपल से एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि बायो पोटेंशियल के अंदर क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें, सिंपल से एग्जांपल लेता हूँ ईसीजी का। पहले ही मैंने बताया था, ईसीजी करते हैं तो ईसीजी करते समय हम लोग क्या करते हैं कि जो बायो पोटेंशियल हम लोग जनरेट करते हैं। जनरेट कैसे करते हैं? हम इलेक्ट्रोड के द्वारा। हम क्या करते हैं? बायो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड बॉडी पर लगाते हैं। बायो पोटेंशियल इलेक्ट्रोड हम क्या करते हैं? बॉडी पर लगाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि बॉडी पर तो इलेक्ट्रोड लगाएंगे, जैसे हम जेल होता है ना हमारा, जैसे मैंने पहले ही बताया था। तो जैसे हम एक डायग्राम मैंने आपको दिखाई भी था, इसमें हम इथोन ट्रायंगल बनाते हैं। तो उसमें क्या करते थे कि अ, जैसे ईसीजी करना है तो हम चेस्ट पे लगाएंगे दो वायर हैंड पे लगाएंगे, फिर लेग में लगाएंगे, है ना। तो वो वायर वायर से एक पैड कनेक्टेड होता है जिसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं, रिंग शेप में होता है ना। तो उसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो इलेक्ट्रोड के अंदर जो भी चीज़ हमें बॉडी के अंदर का जो भी हमारा पोटेंशियल है उसको अगर हमें डेवलप करना है, तो उसको डेवलप करने के लिए हम क्या करते हैं? उसको डेवलप करने के लिए हम जो बायो पोटेंशियल बॉडी के अंदर है उसको बाहर जनरेट करने की कोशिश करते हैं। तो बायो पोटेंशियल बॉडी के अंदर है तो बाहर जनरेट कैसे होंगे और कौन कौन से बायो पोटेंशियल है ना। तो जनरेट कैसे होते हैं? जनरेट करने के लिए हम लोग उसके ऊपर जेल लगाते हैं। जेल होता है ना, वो क्या करता है कि इंटरनल बॉडी के अंदर जो हमारे पोटेंशियल है, लाइक सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, है ना। तो वो क्या है कि बॉडी और सेल के अंदर और सेल के बाहर, मतलब हमारे जो स्किन है, स्किन के पास अगर हम देखें तो हमारा एक आउटर सेल होता है, एक इनर सेल होता है स्किन के अंदर। तो इनर सेल में तो हमारे रहते हैं पोटेशियम आयन और सोडियम आयन, है ना। आउटर सेल में हमारे रहते हैं क्लोराइड आयन। तो इनके बैलेंस कंडीशन में, जो बैलेंस कंडीशन होती है, उस बैलेंस कंडीशन में तो हमें जो वोल्टेज होता है वो हमें जो उसका रेस्टिंग पोटेंशियल होता है वो हमें मिलता है, जो -20 मिली वोल्ट से लेकर 120 मिली वोल्ट तक होता है। फिर हम क्या करते हैं, जैसे मान लो कि अ, अब हमें हार्ट रेट निकालना है कि हार्ट हमारा कैसे काम कर रहा है। तो कोई ना कोई इम्बैलेंस बॉडी के अंदर होंगे, कोई ना कोई एक्टिविटी होगी। तो हम क्या करते हैं, तो उस एक्टिविटी की वजह से जो सोडियम पोटेशियम आयन का जो इम्बैलेंस कंडीशन, जो बैलेंस कंडीशन में होते थे, तो वो चेंज हो जाते हैं। अभी कैसे होंगे सब मैं बताऊंगा, आपको सारी डिटेल में बताऊंगा। तो कैसे वो चेंज हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होगा कि बॉडी पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन जाती है, या हम बोले कि रेस्टिंग पोटेंशियल से एक्टिव पोटेंशियल की तरफ जाती है। तो उसमें क्या होंगे, जो आयंस है बॉडी के अंदर, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, वो हमारे चेंज हो जाते हैं, है ना। तो उसकी वजह से जो भी हमारा चेंजेस होगा तो उसको इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज के रूप में डेटा कर लेते हैं। तो हमारे जो पीक में मिलता है वेव फॉर्म का, तो हम डिफरेंट डिफरेंट पीक में वो वोल्टेज निकाल लेते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बॉडी के अंदर पोटेंशियल था, पोटेंशियल को हम डेवलप करके हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड के द्वारा उसको सेंस किया, और उसकी रीडिंग हमने जो ईसीजी ग्राफ मीटर होता है या सीआर पे भी ले सकते हैं, उसको हम उसकी रीडिंग ले सकते हैं। उसकी रीडिंग से हम उसका एम्पलीट्यूड वगैरह निकाल के बता सकते हैं भाई इसका पीक कितना है, इसके पीक के अकॉर्डिंग इतने वोल्टेज है, इतने मिली वोल्ट का है, या इतने वोल्टेज का है। तो उसके थ्रू हम डिटेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग से बता रहा हूँ पोटेंशियल क्या होता है। बायो पोटेंशियल जनरली जो हमारे काम आते हैं वो बॉडी के अंदर जो हमारी इंफॉर्मेशन है उनको डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। बॉडी के अंदर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है उसको डिटेक्ट करने के लिए काम आते हैं। आइदर नर्वस सिस्टम में हो, या हार्ट में हो, या ब्रेन एक्टिविटी में हो, जहाँ पर हमें काउंट करना है तो हम उसके थ्रू उसको काउंट कर सकते हैं, या कनेक्ट कर सकते हैं, या उसकी रेफरेंस वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर है? ठीक है।
जनरली इसका सोर्स क्या होता है? अगर हम इसके सोर्स की बात करें तो ये जो बायो पोटेंशियल है ये कहीं ना कहीं हमारे जो बॉडी के अंदर या तो हमारे सेल की एक्टिविटी के ऊपर जो केमिकल रिएक्शन हो रही है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो जो केमिकल एक्टिविटी होंगी उसकी वजह से क्या होगी, रिएक्शन चेंज होगी तो सेल में सर्टेन कोई ना कोई चेंजेस होंगे। तो उन चेंजेसों को हम लोग डिटेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्रांसड्यूसर। हम क्या करते हैं यहाँ पर ट्रांसड्यूसर का यूज भी लेते हैं। ट्रांसड्यूसर क्या करता है, जो भी उसकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन होता है उसको कन्वर्ट करके हमें एक इलेक्ट्रिक सिग्नल प्रोवाइड करा रहा है। यहाँ पर ट्रांसड्यूसर जो काम में आ रहा है वो ट्रांसड्यूसर यूज कर रहा है कि इट इज कन्वर्ट द आयनिक पोटेंशियल इनटू द इलेक्ट्रिक सिग्नल। जो भी आयनिक पोटेंशियल उसके अंदर जनरेट हो रहा है उसको इलेक्ट्रिक सिग्नल में जनरेट करके हमें दे रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ पर जो ट्रांसड्यूसर है, तो यहाँ पर जनरली हम लोग ट्रांसड्यूसर दो प्रकार से यूज में लेंगे जो हमारे उसको कन्वर्ट करने के काम आएगा। ठीक है, अब बायोपोटेंशियल की एक्टिविटी ऑफ एक्साइटेबल सेल दो प्रकार के होते हैं। जो अभी मैंने पहले बताया था, जो एग्जांपल ईसीजी का लिया था, उसमें होता है रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है? ठीक है, रेस्टिंग पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है जहाँ पर हम रेस्ट में काम करते हैं। यहाँ पर हम किस में काम करते हैं? रेस्ट में काम कर रहे हैं। मतलब रेस्ट का मतलब ये हो गया कि सपोज करो कि हम रेस्ट कर रहे हैं, मतलब हमने कोई भी बॉडी के अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं की या हमने कोई भी एक्सटर्नली फोर्स बॉडी के ऊपर अप्लाई नहीं किया जिसकी वजह से बॉडी में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो कोई भी चेंजेस नहीं होंगे जनरली क्या होता है, रेस्टिंग पोटेंशियल के अंदर हमारा जो बात कर रहे हैं कि जो आयंस होते हैं वो हमारे आयंस होते हैं पोटेशियम आयन और सोडियम आयंस। पहले एक बार मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाएगा, फिर अपन पीपीटी पे वापस आते हैं। जैसे ये जो बॉडी के अंदर जो हमारी मेम्ब्रेन होती है ना, मेम्ब्रेन होती है, तो मेम्ब्रेन के अंदर आप देख रहे हो कि एक तो प्लस साइन है, एक माइनस साइन है। जो प्लस साइन है ना, तो इसमें हमारे दो प्रकार के पॉजिटिव आयन होते हैं जिनको हम सोडियम आयन और पोटेशियम आयन बोलते हैं। सोडियम आयन और पोटेशियम आयन बोलते हैं। जो अंदर की तरफ जो हमारे आयंस हैं, अंदर की तरफ जो आयंस हैं वो हमारे क्लोराइड आयंस, अंदर की तरफ जो आयंस है वो हमारे क्लोराइड आयंस। ठीक है, जो हमारा जो भी इससे हमारी जो केमिकल रिएक्शन होगी आइदर NaCl बनेगी या पोटेशियम आयन की हमारी जो रिएक्शन बनेगी, ठीक है, ACl बनेगी। तो जो भी हमारी रिएक्शन बनेगी तो इसमें बैलेंस में हमारे इलेक्ट्रॉन्स या होल्स अगर बात करें तो हमारे बैलेंस में होंगे, तो हमारा रिएक्शन करके वो हमारे बैलेंस कंडीशन में होता है। जब इसके अंदर कोई भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये क्या होती है, इम्बैलेंस कंडीशन हो जाती है। जैसे आपने मान लो कोई भी एक्टिविटी की, मान लो, तो उसके अंदर क्या होगा, हमारे बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा। तो जो पोटेशियम आयन पहले रेस्टिंग कंडीशन में थे तो वो क्या करेंगे, अपने सेल से निकलकर दूसरे सेल में जाने की कोशिश करेंगे ना, अपने सेल से निकलकर दूसरे सेल में जाने की कोशिश करेंगे। और जो सोडियम आयन से जो हमारा जो भी केमिकल इम्बैलेंस हुआ बॉडी के अंदर, तो उसकी वजह से वो पोटेशियम आयन की जगह ले लेंगे। एक इस पीपीटी दिखा रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट डायग्राम दिखा रहा हूँ। जैसे ये है ना, हमने क्या किया कि कोई भी एक्टिविटी की जिसकी वजह से हमारा बॉडी के अंदर क्या हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। केमिकल रिएक्शन की वजह से क्या हुआ, जो हमारे पोटेशियम आयन थे ना, पोटेशियम आयन कहाँ चले गए, हमारे बाहर चले गए, और सोडियम आयंस पोटेशियम आयन की जगह आ गए। सोडियम आयंस पोटेशियम आयन की जगह आ गए। तो इससे जो केमिकल रिएक्शन से जो भी ये प्रोसीजर कंप्लीट हुआ उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। उसको हम बोलते हैं डीपोलराइजेशन। ठीक है, रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, पोलराइजेशन, फिर क्या रहता है, डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन मतलब होता है हमने बॉडी के अंदर कोई ना कोई केमिकल एक्शन की है, या तो हमने कोई एनर्जी प्रोवाइड की है या कोई केमिकल एक्शन की है जिसकी वजह से बॉडी के जो आयंस थे वो इम्बेलेंस कंडीशन में हो गए। इम्बेलेंस कंडीशन होने से सोडियम आयंस हमारे अंदर आ गए, पोटेशियम आयन या पोटेशियम आयंस आउटर सेल में चले गए। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो डीपोलराइजेशन अभी बाद में बताऊंगा। अभी इसको ये हम लोग क्या हुए, रेस्टिंग से डीपोलराइजेशन में गए। तो डीपोलराइजेशन में जाने के बाद हमें एक सर्टेन लेवल ऑफ वोल्टेज मिल जाता है जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल। मतलब हमारी बॉडी ने जो भी वर्क किया या हमने जो भी केमिकल रिएक्शन की, केमिकल रिएक्शन करने से हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस हुई है उसका पोटेंशियल कितना था। ठीक है, तो वो उसको सेंस करके बता देता है कि एक्शन पोटेंशियल एक्चुअली हमारा कितना है। और फिर जब हम बॉडी को फिर से, ऐसा तो नहीं है कि बॉडी के अंदर में कोई फोर्स अप्लाई किया था, कोई एनर्जी अप्लाई की थी, या हमने कोई भी केमिकल एक्शन की थी, तो कंटिन्यूस
चलती रहेगी। कोई ना कोई ऐसा सर्टेन टाइम तो आएगा जहाँ पर हम रेस्ट की कंडीशन में आएंगे। इट मीन हम जो उसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे थे या एनर्जी अप्लाई कर रहे थे, हम वो एनर्जी या फोर्स उसके ऊपर अप्लाई नहीं करेंगे। हम जब उसके ऊपर कोई फोर्स या एनर्जी अप्लाई नहीं करेंगे, या हम जो केमिकल रिएक्शन कर रहे थे, इट मीन सपोज करो मैं कुछ सोच रहा था और मैंने सोचना बंद कर दिया, तो क्या होगा? जो केमिकल रिएक्शन सोचने की वजह से हो रही थी वो होगी क्या? नहीं होगी। तो वो कंडीशन क्या कहलाएगी? रेस्ट की कंडीशन कहलाएगी कि फिर से हम एक्शन पोटेंशियल से हम लोग रेस्ट में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक्शन पोटेंशियल से हम रेस्ट में जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि वो हमारी बॉडी जो होगी एक्चुअल कंडीशन में आएगी। एक्चुअल कंडीशन में आएगी तो वो हमारा जो बैलेंस कंडीशन थी वो क्या थी? पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन की कंडीशन थी। पोटेशियम आयन क्लोराइड आयन की कंडीशन थी, है ना? हेलो, हाँ अतुल क्या हुआ बेटा? अतुल क्या हुआ? नो सर। क्या हुआ? नो सर, कुछ नहीं। ठीक है, तो जब हम उसको रेस्ट कंडीशन में आएंगे तो हमारे क्या होंगे? जो आयंस का इम्बेलेंस हुआ था, इम्बेलेंस क्या हुआ था? पोटेशियम आयन की जगह हमारे क्या हुए थे? सोडियम आयंस आ गए थे। तो ये इम्बेलेंस हुआ था, तो वापस से जब हम रेस्ट की कंडीशन में आएंगे तो सोडियम आयन की जगह क्या हो जाएगा? पोटेशियम आयंस आ जाएंगे। सोडियम आयंस हमारे जो इनर सेल में आ गए थे वो आउटर सेल में चले जाएंगे, आउटर सेल से पोटेशियम आयन इनर सेल में आएंगे। तो फिर से हमारी कंडीशन कौन सी कंडीशन बन जाएगी? रेस्टिंग कंडीशन बन जाएगी। इसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। रेस्ट में आने से पहले कहलाएगा रीपोलराइजेशन, फिर हमारी बॉडी क्या होगी? रेस्ट में आ जाएगी। ठीक है, तो ये इसका ग्राफ है। तो फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टार्टिंग से, तो थोड़ा सा रफ आइडिया आपको लग गया होगा कि कैसे वर्क करेगा, है ना? क्योंकि बिना डायग्राम के आपको समझ में नहीं आता, इसलिए मैंने डायग्राम आपको पहले बताया था। हेलो, कुछ क्या हुआ? आवाज नहीं आ रही क्या? सर अब आवाज आ रही है सर, पहले कट गई थी सर आपकी आवाज। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ना। फिर से बता रहा हूँ मैं इसको। जो हमारे बायो पोटेंशियल होते हैं, बायो पोटेंशियल क्या होते हैं कि बॉडी के अंदर हमारे जो भी पोटेंशियल वोल्टेज है तो हमें उसको डेवलप करना है। तो बायो पोटेंशियल की मदद से हम क्या करते हैं? बॉडी के अंदर जो भी पोटेंशियल है उसको हम सिग्नल को जनरेट करते हैं या उन सिग्नल को रीजनरेट करते हैं। तो सिग्नल कौन कौन से होते हैं या क्या क्या सिग्नल होते हैं? तो बॉडी के अंदर हमारे कई सारे सिग्नल्स होते हैं या कई सारी केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसकी मदद से हमारे डिफरेंट फंक्शन होते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन से फंक्शन इससे कनेक्टेड रहते हैं। जनरली नर्व सिस्टम कनेक्टेड रहता है, मस्कुलर सिस्टम कनेक्टेड रहता है, ब्रेन की एक्टिविटी, हार्टबीट वगैरह हमारे बायो पोटेंशियल से हमारा कनेक्टेड रहता है। तो इसको जनरेट करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, जो कि हमारा कहलाता है एक्साइटेबल सेल। इसको हम बोलते हैं एक्साइटेबल सेल्स। ठीक है, जो एक्साइटेबल सेल्स होते हैं वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हमारे जनरेट होते हैं। ठीक है, तो ये जो सिग्नल होते हैं ये हमें यूजफुल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं कंपेयर टू न्यूरल सिस्टम, हार्ट सिस्टम। सर ये एक्साइटेड सेल जो होते हैं उसमें उनमें ऐसा क्या होता है? हेलो, क्या बेटा? एक्साइटेड सेल्स जो होती है उनमें ऐसा क्या होता है जिससे वो एक्साइटेड हो जाते हैं? एक्साइटेड सेल में ऐसा क्या होता है? देखो, जैसे अगर आप अभी रेस्ट में बैठे हो, है ना, आप कुछ भी नहीं सोच रहे हो या आप कुछ भी वर्क नहीं कर रहे हो, तो आपके जो बॉडी के अंदर जो आयंस है वो नॉर्मल स्टेट में रहेंगे नहीं रहेंगे? मतलब कुछ भी चेंजेस नहीं हो रहा बॉडी के अंदर, है ना? जैसे सपोज करो आप कोई सोचना स्टार्ट कर देते हो, तो सोचोगे तो क्या होगा? ब्रेन एक्टिविटी होगी नहीं होगी? होगी नहीं होगी? या मान लो मैं मूव कर रहा हूँ तो हार्ट एक्टिविटी होगी नहीं होगी? मतलब कोई ना कोई अगर हम कोई वर्क कर रहे हैं या कोई हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं जिसकी वजह से बॉडी के आयंस में चेंजेस हो, डेट इज कॉल्ड एक्साइटेबल सेल। वो एक्साइटेबल सेल होंगे हमारे। ठीक है, जैसे सपोज करो आप सोच रहे हो, तो सोचने से केमिकल रिएक्शन होगी नहीं होगी हमारे बॉडी के अंदर? होगी ना? यस सर, यस सर। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रही है वो केमिकल रिएक्शन ही हमारे बायो पोटेंशियल कहलाते हैं। तो वो वही मैंने बताया ना कि केमिकल जो रिएक्शन हो रही है या जो सिग्नल जनरेट हो रहे हैं वो डिफरेंट तरीके से हो सकते हैं बॉडी के अंदर। या तो हम बात करें नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, या हम बात करें मस्कुलर एक्टिविटी की बात करें, या हम ब्रेन एक्टिविटी की बात करें, या हम हार्ट एक्टिविटी की बात करें, जिसको हम कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कहते हैं। मतलब किसी की बात करें, इनमें से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या सिग्नल जनरेट होंगे जिसकी वजह से हमारे बॉडी के अंदर चेंजेस होंगे। तो जो चेंजेस हमारे हो रहे हैं तो उसमें कहीं ना कहीं हमारे सेल्स होंगे, सेल्स में चेंजेस होंगे। तो सेल्स में चेंजेस हो रहे हैं तो उसको हम पोटेंशियल वोल्टेज डेवलप कर रहे हैं। जैसे हम ईसीजी करते हैं, तो ईसीजी करते समय आपको
इसी टाइप का ग्राफ मिलता है नहीं मिलता है? मैंने आपको ग्राफ पहले भी दिखाया था ईसीजी वाला। ये खैर ईसीजी का ग्राफ नहीं है ये, लेकिन इसी टाइप से हम लोग को ग्राफ मिलता है। इसमें हम लोग QRS, यहाँ Q आता था, QPRS आता था। अभी जब ईसीजी पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा ग्राफ। तो इसमें इसी टाइप से हमें ग्राफ मिलता था। तो वो क्या बताता है कि डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट पर या डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू पर इसका पीक कितना है। पीक का मतलब इसका वोल्टेज लेवल कितना है। तो डॉक्टर यही तो निकलता है कि जो भी अगर मान लो नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन में QRS का पीक कितना होना चाहिए। नॉर्मल कंडीशन में QRS का पीक कितना होना चाहिए। जनरली QRS क्या होगा इस केस में, डीपोलराइजेशन, एक्शन पोटेंशियल, रीपोलराइजेशन के बाद जो ये जो पीक मिलता है डेट इज कॉल्ड कहलाता है हमारा QRS। तो QRS का पीक कितना है। तो पीक अब हम लोग मेजरमेंट कैसे करते हैं, तो कई सारे ह्यूमन पर हम लोग क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के बाद जो आइडियल कंडीशन हम जैसे बोलते हैं कि भाई इसका लेवल इतना, वोल्टेज लेवल इतना होना चाहिए। जैसे हम नहीं कहते ना, हीमोग्लोबिन अपना 13-14% होना चाहिए, ब्लड प्रेशर हमारा 80 to 120 होनी चाहिए, या ब्लड शुगर की बात करें तो 80 to 20 होनी चाहिए। तो हमने पैरामीटर कैसे निकाले कि कहीं ना कहीं हमने कई सारे लोगों को टेस्ट करके एक आइडियल कंडीशन में कैलकुलेट करा कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ये हमारा नॉर्मल कंडीशन के अंदर ये हमारे पैरामीटर होते हैं, है ना। फिर डॉक्टर उसको कंपैरिजन करता है दूसरी रेल से, तो इसमें कितने चेंजेस हैं। अगर वो चेंजेस ज़्यादा है तो मतलब वो आपको उसके रिगार्डिंग वो आपको बीमारी है, अगर उसके रिगार्डिंग चेंजेस नहीं है तो हमारे वो बीमारी नहीं है। वो तो केमिकल चीज़ें कहाँ से लेता है, कहीं ना कहीं पैरामीटर से कंपेयर कर रहा होता है ना। तो कंपैरिजन हम कहाँ से लाते हैं, जो कि हम डिफरेंट बॉडी में टेस्ट करते हैं। जैसे मैं आपको पोटेशियम आयन, सोडियम आयन की बात कर रहा है। जैसे मान लो कि किसी को बहुत ज़्यादा शौक लगता है, या मान लो कोई जल जाता है या बॉडी में कुछ चेंजेस हो जाते हैं, तो उसकी बॉडी में आयन ज़्यादा चेंजेस हो जाता है। तो डॉक्टर उसको आयन्स को कंडीशन में लाने के लिए क्लोराइड और सोडियम आयन की दवाइयाँ देता है उसको बैलेंस में लाने के लिए। या तो बॉडी में हमारे सेल जनरेट होते हैं, अगर वो सेल जनरेट नहीं हो रहा है तो उसको बैलेंस में लाने के लिए हमें कोई ना कोई दवाई तो करानी पड़ेगी। जैसे शुगर में क्या होता है, इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। अब इंसुलिन बनना बंद हो गई तो हम क्या करते हैं कि दवाइयों के द्वारा उसको जनरेट करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो खुद प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा तो हम दूसरी चीज़ों से जनरेट करें। दवाई जनरेट नहीं होता तो इंसुलिन की इंजेक्शन देते हैं कि वो इंसुलिन बॉडी के अंदर जनरेट होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो दूसरे पार्ट्स खराब ना हो। तो कहीं ना कहीं हम उन्हीं चीज़ों को केमिकल रिएक्शन बोले या जो भी पार्ट्स बोले उनको नॉर्मल कंडीशन में लाने के लिए हम कई सारी चीज़ें यूज में लेते हैं, या मेथड यूज में लेते हैं, या ट्रीटमेंट यूज में लेते हैं। तो वो इन्हीं चीज़ों से हम डिटेक्ट करते हैं ना कि क्या पोजीशन है। तो यहाँ पर हम लोग जो पढ़ रहे हैं पोटेंशियल, तो पोटेंशियल पढ़ने का मोटिव यही है कि बॉडी के अंदर हमारे कौन कौन से आयंस होते हैं और उस आयन से क्या क्या चीज़ें जनरेट होती हैं। तो डीपोलराइजेशन क्या होता है, डीपोलराइजेशन क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल क्या होता है, इनका वोल्टेज लेवल कितना होता है, जिससे हम चीज़ों को डिटेक्ट कर सकें, पता लगा सकें उनके बारे में। ठीक है। तो जो हमारे बायो पोटेंशियल होते हैं जनरली वो हमारे आयनिक वोल्टेज होते हैं, जो कि हमें केमिकल एक्टिविटी के द्वारा हमें पता लगता है कि भाई इनका वोल्टेज हमारा कितना है। इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग ट्रांसड्यूसर यूज में लेते हैं, जो कि हमें जो आयनिक पोटेंशियल है इसको हमें इलेक्ट्रिक सिग्नल में जनरेट करके देता है। ठीक है। तो जो हमारा इलेक्ट्रिकली एक्टिविटी एक्साइटेबल सेल है, ये हमारा दो प्रकार का होता है, जिसको हम बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल और एक्शन पोटेंशियल। रेस्टिंग पोटेंशियल क्या होता है, जब हमारी बॉडी क्या होती है, रेस्ट में होती है। जो हम जैसे मान लो कोई भी हम नॉर्मली रेस्ट में है, तो बॉडी के अंदर कोई नर्व सिस्टम हुआ, मस्कुलर सिस्टम हुआ, या मान लो कोई भी मेम्ब्रेन हुई, तो उसमें हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू को पास करने की परमिशन देते हैं, अदर चीज़ों को अपने पा सकते हैं। तो वो हमारी बैलेंस कंडीशन कहलाती है। कोई कुछ अब ऐसा तो नहीं कि पेशेंट 24 आवर सांस लेगा नहीं, ब्रीथ तो लेगा, तो वो हमारी रेस्टिंग कंडीशन होगा। इसमें हम जो भी हमारे केमिकल है उनको बैलेंस रखने के लिए कुछ चीज़ों को हम परमिशन देते हैं सब्सटेंस को, कुछ चीज़ों को हम रोक के चलते हैं। ठीक है। तो जो सराउंडिंग सेल है बॉडी के अंदर, जो फ्यूल्स है, तो वो फ्लो हो रहे होते हैं। तो जो फ्यूल में अगर हम मान लो कोई भी हमारे चार्ज एटम आते हैं या आयंस आते हैं या उनमें कोई चेंजेस होता है, तो उसकी वजह से हम केमिकल रिएक्शन को डिटेक्ट करते हैं। तो जो केमिकल रिएक्शन होती है तो वो हमारे बताती है कि बॉडी आयंस के अंदर हमारे किस प्रकार चेंजेस हो रहे हैं। तो जनरली अगर इसकी हम बात करें तो जो हमारे मेन पैरामीटर है, इसके मेन पैरामीटर है सोडियम आयंस, पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन, जो हमारे बॉडी मेम्ब्रेन या सेल की बात करें, मेम्ब्रेन की बात करें, उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं। जनरली मेम्ब्रेन के अंदर जो हम एंट्री परमिट करते हैं तो वो हमारे पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन की होती है। ठीक है।
तो जैसे मैंने बताया रेस्ट कंडीशन में क्या होता है, सबसे ज्यादा हमारे पोटेशियम क्लोराइड आयंस का कॉम्बिनेशन होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी उसको हम रेस्ट में बोलते हैं, और जो हमारे सोडियम आयंस को रोक के चलता है, सोडियम आयंस को अंदर नहीं आने देता, ब्लॉक करके चलता है। ठीक है, तो इस सेल के अंदर हमारे क्या होता है कि मोर नेगेटिव आयंस हो जाते हैं आउटसाइड द सेल में। ठीक है, तो जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसको हम रेस्टिंग पोटेंशियल के नाम से हम जानते हैं। इसको हमें बॉडी फ्यूल्स के अंदर अगर हम बात करें कि मेजरमेंट करना है, तो उसका जो वोल्टेज होता है, वोल्टेज लेवल -20 मिली वोल्ट से 100 मिली वोल्ट के बीच में होता है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम है रेस्टिंग पोटेंशियल का। तो जो हमें -70 मिली वोल्ट जो बता रहा है, तो बता रहा है कि हमारा ये रेस्टिंग कंडीशन में है। जैसे हमारी जो प्लस आयन है, ये हमारे कौन से आयन है, पोटेशियम आयन है, और माइनस आयन है हमारे क्या है, क्लोराइड आयन है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं पोलराइज सेल विद रेस्टिंग पोटेंशियल, इस डायग्राम को जो हम बोलते हैं। ठीक है, फिर जब रेस्ट कंडीशन में हुआ, अब हम जब हम बॉडी में कोई भी केमिकल रिएक्शन करेंगे, इट मीन हम कोई एनर्जी या कोई भी हम जो भी रिएक्शन कर रहे हैं, इसकी वजह से चेंजेस होंगे। जो चेंजेस हो रहे हैं डेट इज कॉल्ड डीपोलराइजेशन, मतलब कोई ना कोई चेंजेस उसमें कोई चेंजेस हो रहे हैं। तो रेस्टिंग कंडीशन से हम एक्शन कंडीशन में जाएंगे, जो कि हमारी बॉडी रिएक्ट कर रही है जो जिसमें में, डेट इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल। तो एक्शन पोटेंशियल जाने से पहले डीपोलराइजेशन होगा। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या होता है, मैंने अभी पहले बताया था कि सोडियम आयंस हमारे बॉडी के अंदर आएंगे पोटेशियम की जगह, पोटेशियम आयंस की जगह बाहर चले आएंगे। तो व्हेन ए सेल इज एक्साइटेड ए मेम्ब्रेन चेंज इज कैरेक्टरिस्टिक, तो मेम्ब्रेन की कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएंगी। तो क्या होगा, सोडियम आयंस हमारे क्या होंगे, चले जाएंगे सेल से, और एट द टाइम पोटेशियम आयंस ट्राई टू मूव फ्रॉम द इनसाइड, हमारे क्या होंगे, जिनमें चेंजेस होगा, सोडियम पोटेशियम आयन का एक्शन हो जाएगा। और ये तब तक चलेगा जब तक इक्विलिब्रियम स्टेट हमारी रिएक्ट आ ना जाए। ठीक है, तो इसमें हमारे क्या हो रहा है, पोटेशियम आयन सोडियम आयन आपस में एक्सचेंज हो रहे हैं। वो किस में हो रहे हैं, डीपोलराइजेशन की कंडीशन में हो रहे हैं, जिसमें आयन का चेंजेस हो रहा है हमारे। ठीक है, आयन का चेंजेस होने में क्या होगा, जब एक्शन पोटेंशियल की बात करेंगे, तो हमारे बॉडी के अंदर क्या हुए, अंदर तो पॉजिटिव आयन आएगा, बाहर हमारे नेगेटिव आयन आएगा जो इंटरचेंज हो गए। तो इसमें जनरली हमारा 20 मिली वोल्ट के ऊपर में एक्शन पोटेंशियल हमारा मिलता है, जो कि हमारा कहलाता है डीपोलराइजेशन सेल ड्यूरिंग द एक्शन पोटेंशियल। अब जब हमने कोई भी केमिकल एक्शन की, तो ये कंडीशन ऐसी आएगी जहां पर हमारा क्या होगा कि बॉडी फिर से रेस्ट में आने की कोशिश करेगी, तो वो कहलाएगा रीपोलराइजेशन। जब हम रेस्ट में आने की बात करते हैं तो वो कहलाएगा रीपोलराइजेशन। ठीक है, रीपोलराइजेशन क्या हुआ, सेल्स कम फ्रॉम द डीपोलराइज स्टेट इनटू द पोलराइज स्टेट इज कॉल्ड द रीपोलराइजेशन। रीपोलराइजेशन के अंदर फिर से हम उसी स्टेट में आएंगे जो पहली वाली स्टेट में थी। तो पहली वाली स्टेट में क्या थे, हमारे पोटेशियम आयंस बाहर की तरफ थे, क्लोराइड आयंस अंदर की तरफ थे, है ना, ये डायग्राम जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ठीक है ना, तो हमारे रेस्ट की कंडीशन में हमारा याद आएगा, डेट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, इसको हम बोलते हैं रीपोलराइजेशन। दिस इज अ ग्राफ बिटवीन द पोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। तो ये हमारी मेम्ब्रेन सेल है, ये जैसे ही हम बॉडी रेस्ट जाएगी तो पहले डीपोलराइज होगा, फिर यहाँ पर हमें एक्शन पोटेंशियल मिल जाएगा, फिर बॉडी रेस्ट वापस से एक्शन से फिर रेस्ट में आएगी, डेट इज कॉल्ड रीपोलराइजेशन, और फिर रेस्टिंग पोटेंशियल मिल जाएगा। तो ये हमारा पोटेंशियल इस प्रकार वर्क करता है। क्लियर है, समझ में आ गया?